डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो जो मेमोरीज ऑफ कनाडा की सीरीज़ है उसकी अगली एपिसोड के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो अब इस एपिसोड के अंदर कहानी आगे चलेगी कि जनाब जिससे पीछे मैंने बात की कि ठीक है वो बीमारी आई, वो अल्लाह का शुक्र है, वो एक हद तक रिकवरी हो गई एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फैसला मैंने कर लिया था कि यार मैंने अब जॉब तो अपनी क्विट कर दी है पाकिस्तान की, अब कनाडा में रह के मुआशी तौर पर ज़िंदा कैसे रहना है। तो जिस तरह उसमें थोड़ा सा मैं कुछ सोचता रहा, मैंने कहा यार बात ये कि जिस टाइप की जॉब मैं पाकिस्तान में करके आया हूँ उसके बराबर की जॉब, बल्कि उससे 50% लेवल की जॉब मुझे यहाँ पर नहीं मिल सकती फ्रेंकली। ऑल्दो मैं CPA हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन वो आपको पता है कि जिस टाइप की वो जॉब होती है उसमें जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो बिल्कुल ही क्लैरिकल लेवल का होता है। मैंने यहाँ पर देखा कि वो यहाँ पर वो बाद में किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर मैंने चीज़ देखी है कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने सारी की सारी जॉब्स को डिवाइड किया हुआ है। तो हम पाकिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे और इस लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पर आपने CPA भी किया है तो कोई पेरोल अकाउंटेंट के तौर पे भर्ती हो गया है, कोई बंदा जो है वो रिसीवेबल अकाउंटेंट के तौर पर, बिल्कुल ही वो क्लर्कों वाले काम होते हैं। वो पैसे आपको देते हैं $1 1.5 लाख, लेकिन वो काम क्लर्की वाले आपसे कराते हैं। एक तो ये रीज़न था मैं वो क्लर्की वाले काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेरी नेचर के खिलाफ थे। और दूसरी बात ये थी कि अब मैंने 30-35 साल पहले नौकरी पाकिस्तान में कर ली थी। मैंने कहा यार अब यहाँ पे भी आगे मैंने दोबारा फिर खूंटी के साथ बंधना है, फिर दोबारा मुझे पता जी 6 बजे तैयार होकर डाउनटाउन टोरंटो चला जाऊँ, क्योंकि मोस्टली जॉब आपको पता है अकाउंटिंग फाइनेंस की डाउनटाउन टोरंटो में होती हैं, और फिर रात को 8-9 बजे थका हुआ वापस आऊँ। तो मैं नहीं यार अब इनफ इज़ इनफ, अब मैं थोड़ा सा एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस को मेनटेन करना है और कुछ अपना काम करूँगा या कोई पार्ट टाइम बेसिस पे कोई काम मिल जाए तो चीज़ है। अब खैर इनिशियली व्हाट हैपेंड कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पाकिस्तान में मैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता रहा था। यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे वियना में जाके, ऑस्ट्रिया में, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करता रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है इस लेवल का आपको एक्सपोजर होता है अगर आप क्वालिफाइड बंदे हैं और आप सीखना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सा जब सर्च की तो मुझे यूनेडो में, जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मुझे एक कंसल्टेंसी अपनी पसंद की नज़र आ गई। खैर मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया, मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था, मैंने ऑडिटर भी वहाँ पे काम किया हुआ था वियना में। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कंसल्टेंसी मिल गई। अब वो अच्छी खासी आपको पता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको पेमेंट होती है, तो दैट वाज रियली अ गुड सम ऑफ मनी। तो मुझे पता था कि अगला 1-1.5 साल जो है वो तो प्रॉब्लम नहीं होगी कनाडा में, तो आई विल बी अर्निंग गुड मनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कंसल्टेंसी मैंने की, उसमें मैंने कुछ नहीं बुनियादी तौर पे उनके कुछ मैनुअल्स डेवलप करने थे और लिखने पढ़ने का मुझे शौक हमेशा से था, ये चीज़ें मैं करता रहूँ। एनीवे वो मैनुअल्स मैंने सारे डेवलप करके उनको दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। अब उसके बाद जनाब अब ये चीज़ खत्म होगी तो बार बार कंसल्टेंसी तो आपको जो मिलती नहीं है, वो वन ऑफ चांस होता है, वो आपको साउथ एशियन रेफरेंस से कुछ चीज़ मिल जाए यहाँ से। अब मैंने कहा यार अब कनाडा के अंदर कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, तो उस वक्त मेरे ज़हन में आया कि यार एक पार्ट टाइम काम, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली प्लान ये थी कि वो CPA मैंने अपनी टैक्स और बिजनेस की प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है। पर ज़ाहिर है अपना बिजनेस सेटल करते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, शुरू के आपको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, लोग आपको जानते नहीं है, यू आर अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैं कहते हैं हम दोनों पंजाबी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि जनाब हम थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, उसने कहा जी कि इंटरप्रेटर की भी जॉब्स होती हैं और वहाँ पे पार्ट टाइम है, यू आर नॉट एम्प्लॉयड, बेसिकली यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी एंड प्लस यू कैन मेक गुड मनी। तो खैर हमने थोड़ा सा जब सर्च की तो यहाँ पर एक हमें नज़र आया इस तरह का बिजनेस, जिसका नाम था एबल ट्रांसलेटर्स, ये सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह के। वो कोई यूरोपियन फैमिली थी, वो उसको रन कर रही थी। हमने भी ना वहाँ पे जाके अप्लाई किया, उन्होंने बड़े खुशी से ना हमें एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा यार ये तो बड़ा मसला ही कोई नहीं हुआ ही नहीं। कनाडा में लोग कहते हैं कि जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर तो ये जॉब नहीं है, वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर, बट दे हैव एग्रीड। एनीवे हमने जनाब वो उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप पंजाबी ज़बान भी आपको बोलनी आती है, उर्दू भी आती है, तो आपने कुछ हमारे इस तरह के बेसिकली हमारे बेशुमार जो क्लाइंट्स हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं या इंश्योरेंस के कोई क्लेम्स होते हैं तो लोगों को वो अंग्रेज़ी ज़बान में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपने वहाँ जाके उनकी उर्दू या पंजाबी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है, ताकि जो दूसरा उससे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट का या उस एजेंसी का या जो भी है या हॉस्पिटल का, वो अंडरस्टैंड कर सके। हमने कहा जी बड़ा आसान सा काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग। खैर हमने वो कपड़े नए खरीदे आराम से कि ठीक है यार वेल ड्रेस होकर हम जाया करेंगे। कभी वाइफ चली जाती थी, कभी उसका टाइम नहीं होता था, गाड़ी लेके मैं निकल जाया करता था। अच्छा उसमें उन्होंने एक बात शुरू में कही जो मुझे थोड़ी सी अनयूजुअल लगी, बट वी बिलीव्ड। हमने कहा चलो यार, उन्होंने कहा यार हम जो पेमेंट आपको करेंगे ना, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट से पेमेंट लेट आती है, यूजली वो 3 मंथ्स या 90 डेज का टाइम लैग होता है, तो 90 डेज के बाद आपको फर्स्ट पेमेंट होगी, आपने जितनी भी ये सारी की सारी अपनी जो एज इंटरप्रेटर आपने सर्विसेज रेंडर की होंगी। तो
تو ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے, ہمیں امیڈیٹلی کو اتنے پیسے کی ضرورت تھی, الحمدللہ پیسہ تھا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یار چلو 3 مہینے کے بعد تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, ایک اسٹریم آف انکم اسٹارٹ ہو جائے گی. وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ ورک. اب 3 مہینے جب گزرے تو ہم نے کہا جی وہ ہماری پیمنٹ بنا, لیکن وہ پیمنٹ ندارت وہ مسئلہ کوئی نہیں تھا. نے کہا یار یہ کیا چکر ہے جی, ابھی ویٹ کریں, ابھی تھوڑا تھوڑا آپ کرتے رہیں, پلیز کنٹینیو یور جاب, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو جناب آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, بس تھوڑا سا ایشو آ رہی ہے کیش فلوز کی, وہ ٹپیکل سے جو بہانے ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا میرا کان کھڑے ہوئے, میں نے کہا یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ کوئی تھوڑی سی ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے کہا چلو یہاں پہ جو لوگ پہلے کام کرتے رہے ذرا ان سے بھی سن گے لیں کے چکر کیا. تو وہ باہر جب آئے تو کچھ اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو انٹرپریٹر کا کام کرتے تھے, ان سے ہم نے بات کی. ہم نے کہا یار یہ ایبل شیبل کے ساتھ ہم بھی کام کر رہے ہیں, 3 مہینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, اب تو کوئی 3.5 پونے 4 مہینے ہو گئے, انہوں نے ٹکا بھی ہمیں نے دیا, اپنی جیب سے ہم خرچ کرتے ہیں, اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, نئے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ وی شوڈ لک ڈیسنٹ کہ وی آر انٹرپریٹرز. یہ وہ کام اس طرح کا تھا, مختلف دفاتر میں جانا ہوتا تھا. تو اس نے کہا بھائی جان آپ بالکل یہاں پہ نئے, بھول جائیں یہ فیملی ہے کوئی یورپ کی, یہ بڑے بدماش لوگ ہیں اور ان کے دے آر ویری ویل کنیکٹڈ, اور جناب انہوں نے اسے کہتے ہیں سرکاری افسروں کے ساتھ بھی بڑی دوستیاں یاریاں لگائی ہیں, وہ ججز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو 6 مہینے سال کے بعد کی پیمنٹ کیا کریں گے, اور وہ بھی پیمنٹ جو سی ہے پوری نہیں ہوا کرے گی, ایسے کوئی 1/3 1/4. اور اس کے بعد میں نے کہا یار اس کا لیگل کورس آف ایکشن کیا کہتا ہے جی, لیگل کورس آف ایکشن کوئی بھی نہیں ہے. میں عدالت میں جج کو, اس نے اپنی مثال دی, اس نے کہا جی وہاں پہ جج کے پاس جا کے انہوں نے سارا کنفیس کیا کہ جی ہاں جی 2 سال کی اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوئی ہے. میں کہا 2 سال کی, کہتا ہے یس. اور کہتا ہے اس کے بعد جج نے کہا کہ جن کو جی منتھلی اب سارا جو ایریئرز ہیں 6 مہینے میں پے کریں, کہتا ہے ایک انہوں نے پیمنٹ کی پھر دوبارہ بدماشی کر کے نہیں دی. میں پھر کورٹ میں گیا, ان کا جی کوئی بات نہیں, وہ ان کے پاس کیش فلو کی پرابلم ہے. میں نے کہا یار یہ تو پھر بات جو ہے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. خیر ہم دوبارہ وہاں پہ اندر گئے تو وہاں پہ تھوڑی سی کوئی میرے خیال میں کوئی ساؤتھ ایشین کوئی ان کی کوئی کلائنٹ فیمیل تھی, وہ میری وائف کے ساتھ گپ شپ ہوگی. اس نے کہا جی ڈونٹ وری میں آپ لوگوں نے 1-2 پیمنٹ دلا دیتی ہوں. میں نے کہا یار جی تو مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہم کوئی اللہ معاف کے خیرات مانگ رہے ہیں, کام کی ہمیں وہ سروس کی اجرت نہیں مل رہی ہے. میں نے تھوڑا سا ایسی وہاں پھرا تو میں نے آفس میں دیکھا, تو میں دیکھا کہ وہاں پہ جناب پولیس کمشنر کی تصویریں بھی لگی ہیں, ٹرافی ہے ساتھ, اور یہ ان کا جو مالک چھلے کا گورا وہ بھی کوئی پتہ کس ملک کا تھا, سویڈن کا تھا یا اٹلی کا تھا یا ناروے, آئی ڈونٹ نو, پوری فیملی تھی. اور جناب وہ ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, انہوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہیں لوکل پولیس کمشنر کے آفس میں اور اس طرح کے اور سرکاری دفتروں میں. میں سمجھ گیا فون, میں خود سرکاری نوکری میں رہا تھا. میں کہا یار یہ بدماش ملک ریاض ہے پاکستان کے, انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہوا ہے کہ سرکاری افسروں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ان کو ڈونیشن یہ چیزیں دیتے ہیں, اور بعد میں نیچے ان کا اسٹاف ہے انہوں نے ڈنڈا تو نہ ہو گیا, ان کو کوئی پیسہ نہ دو, سارے پیسے. یعنی ایک تو یہ تھا کہ جو اپنے کلائنٹ سے وہ پیسے لیتے تھے نا, فرض کریں $100 پر آور, ہمیں وہ آلریڈی $40 بلکہ $30 پر آور دیا کرتے تھے, اس طرح کا کچھ چکر تھا. اور 2 آورس کی پتنی ہوتی تھی ڈیوریشن جو بھی. خیر وہ 1-2 پیمنٹ ہوگی. میں نے پھر وائف سے میں کہا نہیں یار یہ گاند ہے, میں کہا آئی کین ناٹ کنٹینیو اٹ, اور میں کہا بہتر ہے تو بھی اس کو کوئٹ کر دے, کیونکہ نہ ہم یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ عدالتوں میں بھاگیں اور فضول میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں اور ایسے وہ چیز کریں. خیر ان دا مین وائل میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری وائف کی ایک ٹیچر تھیں لیبنیز, تو ان کا بھی اپنا یہاں پہ ایک سیٹ اپ تھا, ان کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود اپنا ٹریننگ ایک اسٹیبلشمنٹ کھول رہی ہوں, تو آپ تو خود مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ سارا پتہ ہے, آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہو سب کچھ ہو, تو چلو آپ میرے ساتھ مل کے اسے کہتے ہیں وہاں پہ اسٹارٹ کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مارکیٹنگ ہوگی شروع میں, یعنی میں آپ کو اسپیس دیا کروں گی, آف کورس پیمنٹ شیمنٹ تو ویسے نامنل سی چارج کیا کریں گے پارٹیسپینٹس ایسے, یعنی وہ انٹروڈکٹری سے لیکچر, کچھ ٹیکس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں, کینیڈین ٹیکس کے بارے میں, کوئی اور اس طرح کی جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں انڈیویجولس کے لیے, بزنسز کے لیے. ہم نے کہا جناب وہ ان کے ساتھ مل کے وہ کام شروع کیا. اس میں کوئی ظاہر بات ہے پیسہ وغیرہ تو کچھ نہیں تھا, لیکن یہ چیز پتا تھا کہ میں اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. الحمدللہ واٹ ہیپنڈ کہ ود ان 3 to 6 months if I'm not mistaken میرا جناب پہلا کلائنٹ جو تھا وہ بن گیا. اس کے بعد جناب پھر وہ جو خاتون تھی وہ بھی میری کلائنٹ بن گئی, اور پھر جناب اس طرح آہستہ 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 جو میری ٹیکس اکاؤنٹنگ کی یہ پریکٹس تھی جو اپنی میں نے یہاں پہ اسٹارٹ کی کینیڈا میں اللہ کے فضل و کرم سے, وہ میری پریکٹس جو سی آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونا شروع کیا. ہمیں چلو ایک ہوپ ہوگی کہ یار آنے والے دنوں میں میں اس کو اپنے طریقے سے کروں گا, میں نے کی جاب بھی نہیں کرنی ہے, اپنے گھر سے بیٹھ کے مجھے ایک لیپ ٹاپ چاہیے, موسٹلی ایوری تھنگ آئی یوز ٹو ڈو آن لائن فرام ڈے 1. اس وقت کچھ لوگوں کو میرے کلائنٹس کو بڑا انیوژل لگتا تھا کہ یہاں پہ ہوتا تھا کہ جناب وہ اکاؤنٹنٹ کا آفس ہے, وہاں پہ جناب فائلیں رکھی ہوئی ہیں, وہ فائلیں کھول کے چیک کر رہے ہیں. میں نے کہتا تھا یار وائی شوڈ یو وزٹ مائی آفس, میں تو آئی ورک فرام ہوم, آپ کو بھی کمیوٹ کرنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایوری تھنگ از ڈن آن لائن, ہم ورچوئل میٹنگ بھی کر سکتے ہیں آن لائن, فون کے اوپر میں ہمیشہ اویلیبل ہوں, ای میل کے تھرو اویلیبل ہوں. خیر ایسا یعنی کہ کلائنٹس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا, اور
ये जो मैंने नया एक उसे कहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज का ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी कनाडा के अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये मुझे बाद में पता चला जब कोविड आया, जो मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, तो फिर जाहिर था क्योंकि वहाँ पे वो फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो गया था, तो फिर बेशुमार जो बड़ी बड़ी CPA फर्म्स अकाउंटेंट्स हैं वो कहते थे देयर नो नीड टू विजिट आवर ऑफिस, वी कैन डू एनीथिंग ऑनलाइन, ये वो एवरीथिंग ऑनलाइन एटसेट्रा। मैं कहा भाई ये चीज़ें तो मैं पिछले कई सालों से कोविड से पहले से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर मेरे क्लाइंट्स को और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कि पूरे GTA रीजन के अंदर मेरे क्लाइंट्स पहले में अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ लॉ ऑलमाइटी। और उसमें ये कि वो मतलब वो चाहे उनकी वो कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पर उन्होंने टैक्स फाइल करना होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करनी होती है, कोई कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, कोई टेक्निकल मैटर्स CRA के साथ हैं, ऑडिट्स हैं वगैरह वगैरह, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से मैं हैंडल करता हूँ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े मुतमिन हैं मेरे साथ। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो मैंने बताया कि जी जो आमदनी का एक ज़रिया था अल्लाह ताला ने बना दिया कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चल रहा है। तो इसमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये आप देखते हैं ना, चाहे वो बैंक्स भी हैं या आपको टेली कम्युनिकेशन के अंदर रॉजर्स और बेल और इनके नाम मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा भी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जनाब इस मुल्क में भी आपको बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है, ये बड़ी कंपनी बड़ी बदमाश होती हैं। तो हम जब वहाँ पर कॉन्डोमिनियम में रहते थे, तो हमने जब था वो रॉजर्स, उनसे हमने उसे कहते हैं वो लिया हुआ था, उसे कहते हैं कनेक्शन वगैरह सब कुछ। अब वो उनके इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम आती थी बार बार इस तरह की, तो हमने कहा यार ये अब क्या किया जाए। तो हमें पता चला कि जी बेल भी एक ऑल्टरनेटिव है, दूसरी कंपनी, तो हम जनाब उसकी तरफ स्विच ओवर कर दिया। हमने कहा रॉजर्स को, मैंने उनको फ़ोन शोन किया, सारा कुछ बताया उन्हें कि यार इस तरह हम तो इसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपका कनेक्शन ये कट ऑफ डेट है और इस महीने से ऑनवर्ड हम बेल की तरफ जा रहे हैं, तो आप काइंडली ये अपना जो उन्होंने जो इक्विपमेंट टाइप दी होती है जिसके साथ आपका सारा वो TV सिस्टम भी चल रहा होता है और इंटरनेट वगैरह, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा रॉजर्स को ऑफिस है, वहाँ पे दे दीजिएगा सारा कुछ। मैं कहा ठीक है यार मैं करूँगा। द मीन में व्हाट हैपेंड, मैंने ये फोन बंद किया तो जनाब फिर उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ना कोई घोड़ा था मैनेजर, बड़ा औखा किस्म का, उसका फोन आ गया, वो टोटली वाज ट्राइंग टू प्रिवेल अपॉन मी, यानी कन्विंस नहीं, हम मार्केटिंग वाले करते कि लट लेके पीछे पड़ जाने, जी व्हाई यू आर लीविंग अस, दिस एंड दैट, फ्लाउ, गिव मी दिस रीजन, फ्लाउ। मैं कहा यार आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी रीजन, मैं कहा ये मेरी चॉइस है, योर सर्विस इज पुअर इन वन सिंपल सेंटेंस एंड आई हैव स्विच्ड ओवर टू अनदर कंपनी। तो मैं कहा ये मैं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। तो उसने ना बड़े इस तरह बदमाशी से फ़ोन बंद किया, मुझे नहीं पता था क्या वो चाह रहा है। मैं सारा वो उनका जो था वो बॉक्स शॉक्स इंटरनेट का लेके, वो हमारे घर के साथ ही मार्केट थी आगे मेडोवेल में, मैं उनको रॉजर्स के ऑफिस से मैं गया, मैं कहा यार पकड़ो, ये आपका रिटर्न करना होता है, इसको प्लीज़ मेक श्योर। वो जनाब वो उनका जो स्टाफ से बैठा, वो अपना कंप्यूटर खोल के बैठा, कहते नहीं सॉरी अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आया, हेड ऑफिस से मैसेज आएगा कि कनेक्शन खत्म हुआ है, ओनली देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू टेक बैक दीज इक्विपमेंट। मैंने कहा यार दिस इज नॉट ऑफ माय फॉल्ट, मैं तुम्हारे पास फिजिकली यहाँ पे लेके आया, आई एम नॉट योर सर्वेंट कि मैं टाइम एंड अगेन यहाँ पे आता रहूँ। कहते ना सर प्लीज डोंट माइंड इट, आप ना जस्ट गिव अस 48 आवर्स, यूजली के साथ लेट होता है, आप 2 दिन के बाद फिर आ जाएगा। मैं कहा चलो नो प्रॉब्लम। मैंने फिर वो इक्विपमेंट टाइम में घर आ गया वापस, कनेक्शन बड़ा खत्म हो गया, बेल वालों ने आके लगा दिए, हम उनका यूज़ करना शुरू हो गया। उसके बाद जनाब अल्लाह फिर मैं तकरीबन 2-3 दिन के पास गया, मैंने कहा यार ये इस तरह करना है, तो उसने कहा जी सॉरी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। मैं कहा यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, मुझे कोई डिफॉल्टर शो करना चाह रहे हो क्या भाई? कहता सर आई एम हेल्पलेस, आई एम जस्ट अ स्टाफ मेंबर ओवर हियर, ये तो ऊपर से ये नहीं चीज़ होगी। वो जो कोई मार्केटिंग मैनेजर टाइप था वो बदमाशी कर रहा था, वो उसने चक्कर में। खैर मैंने कहा यार देखो मैं आई जस्ट लिव क्लोज टू योर ऑफिस, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं बार बार यहाँ पे नहीं आ सकता, एंड आई एम नॉट योर सर्वेंट। जब तुम्हें ये अपने हेड ऑफिस से मिल जाए मैसेज के या ये इक्विपमेंट वापस ले लेनी है, ये फलां मेरी आईडी है, तो मैं कहा मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें ला के ड्रॉप कर दूंगा, मैं इनको घर पे अब रख रहा हूँ, मेरे लिए एक लाइबिलिटी है इस चीज़ को रखना। अब वो गुजरता गया, तो ये मेरे को 6 महीने गुजर गए, उसने भी फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा यार बाहर में जाए पड़ी, उनकी इक्विपमेंट पैक करके हमने रखी हुई थी, हम तो उसको यूज़ नहीं कर रहे थे। वो एक नहीं जनाब मुझे एक लेटर आ गया कलेक्शन एजेंसी से कि जी आपने कोई $1,000-1,200 रॉजर्स के देने हैं और ये आप करें और आपका जनाब मेरा क्रेडिट स्कोर सारा खत्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब आपको तो ये क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। मैं एकदम मैंने कहा यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मैंने कौन से $1,000-1,200 रॉजर्स के देने हैं। उन्होंने बदमाशी ये की कि वो 6 महीने या 8 महीने से मुझे अपना क्लाइंट शो करते जा रहे थे और ये कहते थे हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी है। आगे से वो कनेक्शन खत्म हो गया हुआ था, वो तो बेल वाले मुझे दे रहे थे, वो पीछे से जहाँ से जो भी स्ट्रीम करते हैं अब मेरे खाते में डाल के उन्होंने कलेक्शन वालों को भेज दिया कि ठीक है यार ये हमें छोड़ के गया है, वही उनका कोई मार्केटिंग मैनेजर टाइप होगा, उसने बदमाशी की। तो मैंने कहा यार अब इसके साथ मैंने कहा इसको ज़रा अपनी ज़ुबान में समझाना पड़ेगा, ये कोई थोड़ा सा बेवकूफ़ आदमी है, इसको शायद शराफत की बात समझिए। मैंने कहा थोड़ा सा इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया, पता चला कि ना एक रेलवेंट मिनिस्ट्री थी। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उनको स्ट्रेट पे ईमेल की
कंप्लेंट जो उनकी करते हैं जो इंडस्ट्री रेगुलेटर होते हैं, और मैं कहा जनाब इस तरह ये इशू आई है, मुझे ये सब कुछ है, और मैं कहा यार मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं चाहता हूँ कि ये इमीडिएटली इस मसले को ख़त्म कीजिए, अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई फ़र्क पड़ा तो मैं कहा यार मैं इनको ठीक ठाक लॉयर के जरिए सू कर दूँगा और $1 मिलियन प्लस। अब जनाब वो जो मिनिस्ट्री वाले थे वो बड़ा एक्टिव एक्शन लेते हैं, उन्होंने स्ट्रेट वे रॉजर्स जो है उसको उसे कहते हैं उनका जो प्रेसिडेंट है, वो नीचे लेवल तो मिनिस्ट्री के सरकारी अफसर बात ही करते हैं, उन्होंने उसको कहीं ईमेल वगैरह कर दी। 2 दिन गुजरे जनाब तो मुझे उसे कहते हैं रॉजर्स के प्रेसिडेंट जो है यहाँ का प्रेसिडेंट, उसकी पर्सनल असिस्टेंट खातून थी गोरी, उसका फ़ोन आ गया, उसने कहा यस सर प्लीज़ वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री दिस एंड दिस एटसेट्रा सो वी वांट टू रिजॉल्व इट। मैंने कहा यार बिल्कुल ये सारी चीज़ हुई है, कहते नहीं ओके लेट मी चेक इट बिकॉज आपने कहा फ़ोन पे सारी बात हुई है तो एवरीथिंग मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड, तो मैं ज़रा चेक करती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें ऑनलाइन सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही होती है, आपको पता है जब आप फ़ोन करते हो किसी भी सही हो। तो उसने वो पुरानी 6-8 महीने की पुरानी उसके साथ वो निकाली रिकॉर्डिंग, तो उसने कहा नहीं आपने तो क्लियरली कह दिया था कि यार ये मैं बंद कर दूँ मेरा कनेक्शन, मैं बेल की तरफ स्विच ओवर कर रहा हूँ, इस डेट के बाद मैंने कोई पेमेंट नहीं करनी, तो नहीं दिस इज़ फॉल्ट एट आवर एंड और यू डोंट वरी। अब मैं उसे कहते हैं जनाब वाला आपका ये लेटर जो है उसको कलेक्शन एजेंसी से कहती हूँ विड्रॉ करें। मैं कहा मेक श्योर कि यहाँ पे विड्रॉल होना चाहिए, मैं कहा मैं अपने अपना स्कोर चेक करूँगा कुछ अर्से बाद, अगर ये गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों की ऐसी की तैसी में छोड़ूंगा नहीं। उसने बड़ी अपॉलॉजी की, उसने कहने की, और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर था, मुझे उसका नाम नहीं पता आयुष, मैं जो बंदा भी ये फोन में बोल रहा है तुम इसकी आवाज़ से उसको रिकग्नाइज कर सकती हो, तो इसको तुम सीवियर रेप्रीमांड दो या इसको शो कॉज नोटिस दो, बल्कि इसको फायर कर दो बिकॉज ही हैज ब्रॉट अ बैड नेम टू योर कंपनी। मैं 50 लोगों को और बताऊं कि रॉजर वाले बदमाश से कभी कनेक्शन ना लो। मैं यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी के लोग दोस्त से आ रहे हैं, तो मैं तो तुम्हारा एक बैड एम्बेसडर बन गया। मैं तो बड़ा वोकल होकर बोला, मैं उसने नो सॉरी सर वी अंडरस्टैंड दिस एंड दैट फ्लाम। मैं इसको खींच रहा उस मार्केटिंग वाले को। फिर मैंने वहाँ पे नहीं रुका, मैंने फिर वो जो लेटर आया था ना उसे कहते हैं जिसे वो कलेक्शन एजेंसी ने, मैं उसको भी फ़ोन खड़का दिया। मैं कहा देखो ये बदमाश हैं आपस में मिले हुए। मैं कहा इस तरह चक्कर है, मैंने बात कर ली है, मैंने मिनिस्ट्री में बात की है, इंडस्ट्री रेगुलेटर को लिखा दिया, उस तरह उनके प्रेसिडेंट रॉजर्स के ऑफिस से उनकी जो PHE को बोल रही थी खतून, उसने किया। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर अंडरस्टैंड, ये तो हमें मतलब जो बताया गया था वो ये, हम तो वो कलेक्शन एजेंसी तो उनका जब मैं कहा बस दोबारा मुझे कोई इस तरह का लेटर नहीं आना जी मेक श्योर। मैं कहा आई वॉन्ट टॉलरेट इट। उसने कहा जी डेफिनेटली इफ यू हैव ऑलरेडी टॉक टू देम तो देयर बी नो नीड एंड दे विल जस्ट अपडेट अस। तो जनाब इस तरीके से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री कहा जाता है जी, फॉरन नए क्रेडिट हिस्ट्री बनाया, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए कहा जाता है, क्रेडिट पे आप गाड़ियाँ ले रहे हैं, क्रेडिट पे आपके सेल फोन चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं। लेकिन जब ये बदमाशी करने पाते हैं इनको पता होता है कि यार इसकी क्रेडिट हिस्ट्री इसका स्कोर हमने ख़राब कर दिया तो ये बंदा मारा जाएगा। तो बस उनके पास सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि कई बार ये आपको इस तरीके से तंग करने के लिए कलेक्शन एजेंसी को भी आपका उसे कहते हैं नाम वगैरह भेज देते हैं और झूठे आपके ऊपर यानी इस तरह का केस बना के ना कि जितने पैसे आपने देने हैं फलां करें। तो जब आप कनाडा में यहाँ पर आएँ या आप ऑलरेडी रह रहे तो बड़े मोहतात रहें और हमेशा जो एक तरीका मेरा रहा ज़िंदगी में कि हाईएस्ट लेवल पे हमेशा ऑपरेट करें, नीचे लोगों को फ़ोन शोन ना करें। ऊपर जो बंदा इनका प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है उसको ईमेल पकड़ें, हर चीज़ मिल जाती है, उसको डायरेक्ट ईमेल करें या जो इंडस्ट्री रेगुलेटर है मिनिस्ट्री का उसको करें और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। बट एनीवे ये तो जनाब उसे कहते हैं मतलब एक किस्सा था मैंने कहा आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की बदमाशियाँ ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। हमारे मुल्कों में सरकारी मुलाजिम बड़े बदमाश होते हैं, यहाँ पे सरकारी मुलाजिम तो होंगे या नहीं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी ने ये बहुत बड़े बदमाश लोग हैं, ये माफियाज हैं। तो इनके साथ बड़े मुहतात होकर आपको चलना पड़ेगा। ये आपके चाहे बैंक्स हों, चाहे आपके उसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हों, टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, ये बदमाश होते हैं। वन वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ज़ाती तजर्बे से, और मुझे पता है कि इनके साथ और भी बड़े किस्से जो आगे कभी मौका मिले तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जहाँ पर मैं इनको यानी कि अदालतों में और इंडस्ट्री रेगुलेटर के सामने घसीटता रहा हूँ और अल्लाह के फजल से इनको मैंने बैकफुट पे किया। आज आप आखिरी लाइटर नोट के ऊपर बात करेंगे। जब कनाडा में रहना शुरू हो गए तो अब कनाडा की जो सबसे बड़ी एक चीज़ जो मतलब थी जिससे यूज टू होना था वो थी कनाडा की सर्दियाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने तो कम से कम सर्दियाँ टका के पड़ती है, आप माने या ना माने, ठीक है जनाब। तो वो सर्दियों में फिर ये होता था कि आप स्पेशली अगर क्लाउडी है कुछ और है तो आपको थोड़ी सी आवाजारी होती है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं इस तरह का बंदा था कि बाहर वॉक करना, सैर करना, मैं नेचर को पसंद करता हूँ। फिर आई थॉट कि यार अगर मैं यूँ बैठा रहा मतलब कि अंदर ही सर्दियों में 6 महीने, तो यहाँ फिर अंदर जाके आप कम्युनिटी सेंटर में ऐसे वॉक कर रहे हैं, हर चीज़ इंडोर है, तो वो आपके सर पे सवार हो जाती है। तो मैंने फिर ये कहा, मैं नहीं यार अब ये चक्कर नहीं, चाहे आप जैकेट्स मोटी पहने गर्म, नीचे अपने लॉन्ग अंडरवियर पहने, ग्लव्स पहने, अपने जो भी करें, मैं अपने जनाब उस पर आई मेड श्योर कि सर्दियों में भी जो बर्फ़ पड़ी होती थी ना, और बाद में जनाब वो आपके विंड चिल इफेक्ट चल रहा था, तो मैं जाके अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के जनाब मैं और बड़ा बेटा जो है ना हम उसे कहते हैं वॉक करने निकल जाते थे बर्फ़ के अंदर भी। मैं तो कहा बेटे यूज़ टू हो जाओ, इस तरह ही हम सर्दी को ये मार सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये रूटीन हमारी ऐसी चलती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सर्दी हो गर्मी हो मैंने बाहर वॉक करनी होती है, एंड आई डोंट केयर कि जनाब ये बर्फ़ पड़ी हुई है, विंड चिल इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा।
تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، اس لیے مطلب اب وہ سردی سے مطلب وہ اچھی تو نہیں لگتی ڈیفرنٹ دوسرا کی، لیکن بہرحال اسے ہم کم از کم بیئر کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کینیڈا کی سردیوں کے ساتھ یوز ٹو ہونا ہے. تو جناب یہاں پہ میں یہ اس ویڈیو کو آج ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، لائک کریں. انشاءاللہ آگے ایک دو قسطیں رہیں گی، اس میں پھر میں کوئکلی وائنڈ اپ کروں گا کہ جناب اوور آل کینیڈا کے اندر ہماری زندگی یہ جو 10 سال کا سفر تھا یہ کس طرح ہم نے طے کیا اور اس میں کیا انٹرسٹنگ 2-4 سال کے واقعات ہوئے. بہت بہت شکریہ جناب. خدا حافظ.